घर में जो बेलन चले हैं या ट्रेन चली है, कई मतलब स्कूटर की उसकी भी आवाज आती है, किसी अगर रोड के आसपास होता है तो उसकी आवाज भी आती है। तो वो जो है डिस्टरबेंस होती है बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो मुझे भी होती है। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। ठीक है, तो जब अब बात आ गई कि आपने अनम्यूट करना है नहीं करना, तो म्यूट करने का तो मैंने बता दिया, अनम्यूट करने का भी बता देता हूँ। अनम्यूट करने का यह है कि आपने जब क्वेश्चन पूछना है, आपने अनम्यूट कर देना और आप क्वेश्चन पूछो। ठीक? और अब कई बार ये होता है कि एक आदमी पूछ रहा होता है सवाल, तो दूसरा स्टूडेंट भी बोलने लग जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बोलना नहीं है फिर, या तो एक ना ऐसे हाथ करके निशान है, यूं कर लेना है अपने, वो आइकन मुझे नजर आ जाएगा, तो फिर मैं बोलूंगा सात्विक जी, जब मैंने वो कंप्लीट कर लूंगा क्वेश्चन पहले से, दूसरे फिर सात्विक जी को कहना, सात्विक जी अब आप पूछ लीजिए। तो फिर प्रियंका जी का क्वेश्चन आ गया तो प्रियंका जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। या आप साइड में मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख भी सकते हैं, आप बेशक पूरा मत लिखो, यूं लिखो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है ना, आई वांट या एक क्वेश्चन मार के डाल दो ऐसे, जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो मैं खुद पूछ लूंगा, आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज सवाल पूछ लो। ठीक है, उससे क्या क्लास स्मूथली चलेगी, हमारे सवालों के जवाब भी हो जाएंगे। ठीक है, अब रूल मेरे लिए हैं, जो मेरे लिए जो रूल है, मेरे लिए रूल ये है कि मैं सब सवालों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध समझते हैं आप? मतलब अंग्रेजी का शब्द इस समय दिमाग में नहीं आ रहा, मैं कई बार भूल सा जाता हूँ, बुढ़ा भी हो गया हूँ अब थोड़ा, ऑब्लिगेटरी लेकिन सर। पहले से बाउंड हूँ सर, बाउंड हूँ। बाउंड हूँ। कमिटेड। कमिटेड, नहीं, बाउंड हूँ। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी है। हाँ, कमिटेड भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेटरी भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन तो है। बाउंड, बाउंड हूँ। बाउंड हुई, हाँ बाउंड तो ये हो गया सर वो मेरे ख्याल ये वो उसकी कानूनी लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो एनीवे ठीक है, बाकी तीनों शब्द ठीक है। बाउंड हूँ, बाउंड इसलिए नहीं हूँ कि मैंने आपसे पैसे लिए, बाउंड इसलिए हूँ कि आप मेरे से सीख रहे हो, तो उसमें मतलब अध्यापक का जो है वो जिम्मेवारी है कि वो सवाल का जवाब दे। ठीक है, और अब आप सब मेच्योर लोग हो, ये नहीं है कि भाई बेमतलब के सवाल पूछोगे, इधर उधर की करोगे। ऑब्वियसली आप यू हैव कम टू एनहेंस योर नॉलेज, बीच में मजाक भी चलेंगे। ठीक है, आप सब प्लीज जो है उससे टेंशन मत लेना, कोई भी क्लास में स्टूडेंट भी बीच में हाथ खड़ा करके मजाक भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बट रेलिवेंट हो, ऐसे इधर उधर की नहीं, रेलिवेंट वाला हो, है ना। और अब वापस उस पे आता हूँ, मेरे लिए जो ऑब्लिगेशन वाली बात हम कर रहे थे, तो वो ये था कि आप अगर मेरे से नहीं पूछ के कहीं और पूछते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई बात होती है, और आपके लिए बहुत बुरी बात है। बुरी मतलब बैड वाली बात, बुरी नहीं, मतलब आपके नॉलेज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका क्वेश्चन दिमाग में आया, आप आंसर कहीं और से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आंसर किसी और अ, मतलब उस समय की सिचुएशन कुछ और हो तो आंसर कुछ और मिले, और वो वाले लोग जो है आंसर कुछ और दे। वो वाले लोग आंसर इसलिए कुछ और देगा, मतलब ये है कि मैंने तो आपको मेरा मैरिज बता दी, विवाह बता दिया, तो विवाह हमारे यहाँ कुछ का मतलब कुछ हो रहा है, मतलब इंडिया में, और मैरिज का मतलब वेस्ट में कुछ हो रहा है, मुस्लिम रिलीजन में कुछ हो रहा है। तो हर शब्द का अर्थ जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, शब्द एक ही प्रयोग होता है कई बार, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट कई बार अलग होते हैं। तो इसलिए मेरे से ही सवाल पूछना है, कहीं और नहीं जाना भाई। ठीक है, अब आगे बात कि वो रिपीट कर देता हूँ कि क्लास जो है टाइम से शुरू होगी। अब आपको लगे कि कोई ऐसा सवाल है जो बिल्कुल बेवकूफाना ऐसा लग रहा है, जैसे अमित जी हो गए, अमनप्रीत सिंह जी हो गए, कोई हो गए जिन्हें पहली बार ज्योतिष का जा भी नहीं पता हो, समझ लो। अब बोले कि भाई यार अंकित जी को ज्यादा आता होगा, मैं सवाल पूछूंगा तो अंकित जी नाराज है, उमंग ने नाराज हो जाएगा, यार क्या बेवकूफाना क्वेश्चन पूछा है। वो सवाल जरूर पूछना है। उसका रीजन यह हो सकता है कि वो इतना जबरदस्त सवाल हो जिसका जवाब मुझे भी ना आता, मैंने भी दिमाग में ना आया, मैं भी इंसान हूँ, भगवान तो हूँ,
वो जो सवाल होगा वो आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल होगा, रॉ। देखो मैं बैठा हूँ, समझ लो मैं कार बनाता हूँ, आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर। जो कस्टमर होता है वो कार यूजर होता है, यूजर बताएगा कि उसको क्या चाहिए कार के अंदर। इस तरह स्टूडेंट बताएगा कि उसका सवाल क्या है, जवाब मैंने देना। ठीक है। अब आप सोचो बाकी नाराज हो जाएंगे, होते रहे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। हंसेंगे, हंसने यही हंस लें। आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर कभी कोई ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया किसी ने, फिर क्या करोगे? ठीक है ना। और वो ही आपके दिल को अंदर जो है कुरेदता रहेगा। हमारी भी, मेरी भी नॉलेज इंक्रीज होगी। प्लीज जरूर पूछना कोई सवाल है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। सब हम डिफरेंट एजेस के लोग बैठे हैं, बट मेच्योर लोग बैठे हैं। ठीक है। स्कूल कॉलेज सब कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पेपर देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। हम सभी लोग अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए बैठे। एंड आई ट्राई टू मेक द सब्जेक्ट वेरी एंजॉयबल, ताकि नेक्स्ट टाइम क्लास में आने का आपको इच्छा है। ठीक। ठीक है। शुरू करते हैं। ये रूल्स हो गए सारे, इससे आपको रूल्स नहीं है। होमवर्क करना है आपको, हाँ ये होमवर्क करना है। होमवर्क ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, और होमवर्क के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। निकालना ही पड़े तो हफ्ते में आधा घंटा, घंटा शायद, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाद में आपको खुद ही मन करेगा मेरे को करना है, तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मैं ज्यादा कोई होमवर्क नहीं देता। हमारा जो पूरा जो ये बेसिक कोर्स है, उसका जो थ्योरी है, A4 शीट में कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट 1 A4 शीट, प्रॉब्ली 2, मतलब अगर बड़ा लिखेंगे तो इसी में कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए ज्यादा सिर खपाने की भी जरूरत नहीं है। थ्योरी कम रहेगी तो नॉलेज ज्यादा रहेगी। फिर शुरू करते हैं। ठीक। सबसे पहले मैंने यहाँ डेट लिखी है, इसके बाद ये ओम लिखा है। तो ओम जो मैं अलग कॉन्टेक्स्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग इंग्लिश यूज करते हैं तो उसके लिए ये समझा दो। ये हो गया, ओम बना है AUM से। या हो गया अ उ म। जो आ है दैट इज स्पेस। जो ऊ है वो है air। मा है वो है फायर। स्पेस एंड एयर इज वाटर। एयर एंड फायर। मैं शुरुआत में ओम पे क्यों आ गया? क्योंकि ये एक बड़ा जाना पहचाना शब्द है, बचपन से हम सुनते हैं। ठीक। उसकी एक्सप्लेनेशन कई तरीके से दी जाती है, मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने ये वाली बात शुरू क्यों की कि आपको पंच तत्व बताया मैंने। तो ये शब्द है, आ से स्पेस बनता है, ऊ से एयर, मा से फायर, स्पेस एंड एयर से वाटर, और एयर एंड फायर से अर्थ। आपने सुना होगा वो कहता महामृत्युंजय मंत्र है। वो कहते हैं जब कोई आदमी डेथ बेड पे हो, बहुत बीमार हो, तो वो बोलना चाहिए। उसमें माँ बहुत ज्यादा है। ठीक है। आपने सुना हो तो है। उसमें माँ बहुत ज्यादा, माँ इज टू इंक्रीज द एनर्जी, एनर्जी इज इंक्रीज फ्रॉम फायर। वो ये है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, ऐसे करके। तो माँ की एंचैंट ज्यादा है। ठीक। आप माँ अगर एंचैंट करेंगे वैसे भी ऐसे करके, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी में गर्मी पैदा हो। करके देख लेना। हम यहाँ मतलब फिजिकली बैठे हो तो समझाना आसान होता है, वैसे ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये मैंने शुरू में ओम और ये पंच तत्व हैं, ये स्पेस एयर फायर वाटर एंड अर्थ, इनकी बात क्यों की है? क्योंकि जितने भी हमारे प्राचीन जितने भी विज्ञान है, ये पंच तत्व पे ही बेस्ड है। चाहे वो ज्योतिष हो, केमिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी इंजीनियरिंग भी हो, जो हमारी ओल्ड इंजीनियरिंग है, वो भी ये पंच तत्व पे, हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे। इसी पे डिपेंड करती है। और ये हमें पता होना जरूरी है कि ये पंच तत्व है क्या, ये आगे हमें काम आएंगे।
तो ये जो मेरा बेसिक कोर्स है एस्ट्रोलॉजी का, वो जरूरी है न्यूमरोलॉजी पढ़ने के लिए भी, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए भी, और palmistry के बेसिक के लिए। ये हमें क्लियर होगा तो फिर हमें ज्यादा आसानी से बातें समझ में। तो पहले मैं पंचतत्व बताऊंगा, फिर उसके बाद हम ज्योतिष पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक। ठीक। किसी ने मेरी वीडियो ना सुनी हो तो ये, अमित जी आपने मेरी पहले वीडियो सुनी है? हाँ सर सुनी हुई है। अच्छा अच्छा, ये वाली सुनी है? हाँ सर सुनी हुई है। ये अच्छा, अमन जी ये वाली सुनी है वीडियो? ये आपने भी सुन ली। तो किसने नहीं सुनी भाई? प्रियंका जी आपने भी सुनी है? मैंने पीयूष नहीं जी सुनी आपने सर। सुनी? नहीं सर, मैंने नहीं जी सुना। सर, सुनिए सुनिए सर, सुनिए सर। जिन्होंने नहीं सुनी मेरे को सुनानी है। पीयूष जी ये अर्थ से आपका क्या मीनिंग है, कुछ आइडिया दे सकते हैं? अर्थ थोड़ा मतलब। इंटरेक्टिव कर लेते, क्लास मजा सा आएगा। नमस्ते वो सर। तो कोई भोली सी बात बोलो, तो इसको कोई बात नहीं, में नहीं आता तो उसमें क्या बात। सर अर्थ से मतलब है वजन, जो चीज ठोस हो। वेट। हाँ जी, और सर? ठोस चीज, जो चीज ठोस हो। वेट हो गई, शेप हो गई, ठोस हो गई, तो उसमें स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी, यस सर, स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, ठोस होगी तो स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। ठीक है, इसमें मैंने एक और चीज ऐड कर दिया, शेप, है ना। तो जैसे कोई पत्थर है, स्टोन है, इसमें वेट भी है, शेप भी है, स्टेबिलिटी भी है। मेज है आपके घर में, वेट भी है, शेप भी है, स्टेबिलिटी भी है। और कौन सी चीज हो सकती है? पिलर है, सरिया है, चट्टान है, ग्लेशियर है। तो ये सब जो है ये अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, ये अर्थ एलिमेंट, ये पंच तत्व का जो मॉडर्न साइंस को पता चला, वो बताया जेम्स वाट को। इतना पता चला, ये मुझे नहीं पता, बट पता चला। ठीक है, तो H2O क्या है? पानी है सर। नहीं है? तो ये जल हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी हो गया। तो पानी की क्या करेक्टरिस्टिक होगी? पानी में वेट है, शेप और स्टेबिलिटी है। नहीं सर, बहना है इसमें। शेप नहीं है, पतीले में डाला वैसे हो जाएगा, बाल्टी में, गिलास में। और स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो इसमें फ्लूइडिटी है, ये मूव करेगा। ठीक है, अब जेम्स वाट जो है वो, उसने पतीला रखा और उसके ऊपर पतीले के ऊपर ढक्कन रखा था, पानी गर्म हो रहा था। तो वो भाप से पतीले का ढक्कन गिर गया। ठीक है, तो पानी। ठीक है, तो फिर बॉलीवुड से आवाज आई, पानी में जले मेरा गोरा बदन। एनर्जी आ गई पानी के अंदर। ठीक है ना, गाना सुना होगा ना मनप्रीत जी, पानी में जले मेरा गोरा बदन। ठीक है, तो पानी कैसे में आग कैसे लग सकती है? पानी में कैसे जल रही है हीरोइन? कि बॉलीवुड वाला कह रहा है पानी में जले मेरा गोरा बदन। और जेम्स बॉन्ड को पहले ही पता चल गया था कि पानी में जलेगा गोरा बदन। कि जब पानी में फायर, आग होगी, मतलब पानी गर्म होगा, तभी जलेगा गोरा बदन। और वो इसलिए बता रहा है कि बॉलीवुड में जो हीरोइन है वो रसोई में गई, कुकर में सीटी बज रही थी, उधर ही गोली जल गई। ठीक है ना, सो व्हेन स्टीम इज अंडर प्रेशर, तो बहुत ज्यादा जलेगी। ठीक है, तो ये वाटर जो है, इस वाटर कैन बी फायरी,
वाटर में आग हो सकती है. वाटर ऑल्सो कैन कंटेन फायर एलिमेंट. वाटर कैन ऑल्सो कंटेन अर्थ एलिमेंट. हाउ? जब वो ठंडी होगी. ठीक है ना, जब वो ठंडी होगी. तो 31 दिसंबर को बर्फ कितने बजे गिरी थी दिल्ली के अंदर? 31 दिसंबर को कल. सर गिलासों में गिरी थी कल तो. नहीं, कितने बजे? मैंने देखो ये बहुत सवाल ढंग से नहीं सुनते. ये भी रूल में हमारे सवाल ढंग से सुनते. तो 10-11 बजे से गिरनी शुरू हो गई होगी. कोई ने 8 बजे गिरानी भी शुरू कर दी होगी. ठीक है. तो ग्लेशियर जो है वो अर्थ एलिमेंट है. उसके अंदर ग्लेशियर के अंदर अर्थ एलिमेंट है. और वाटर तो वाटर है. अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो वाटर है. तो उसमें वेट है, फ्लूइडिटी है. अब एयर भी है क्या पानी में? क्या पानी एयर हो सकता है? पानी में एयर एलिमेंट इवेपोरेट हो जाता है. एवेपोरेट हो जाता है एयर एलिमेंट. स्पेस नहीं हो सकता क्योंकि 4 एलिमेंट होते हैं. इसलिए मैंने वाटर कहा. तो ये पता चला जेम्स वाट. हमारे को पहले से पता था, जेम्स वाट को बाद में पता चला. ठीक है. तो जेम्स वाट के गलत कारनामों की वजह से आज हम बिजली का बिल भरते हैं. वो बात अलग है, इस पर हम नहीं जा रहे. ठीक है. तो फायर में क्या क्या होगा? फायर में क्या एलिमेंट होगा? इट इज ओनली हीट, एनर्जी. उसके अंदर वेट नहीं है. एयर में क्या होगी? नॉइज एंड ड्राइनेस. सर नॉइस हम इसमें नहीं लेंगे, फायर में भी. फायर में नहीं होगी नॉइज. जो होगी वो ढोल. जो थोथा चना बाजेगा ना. ठीक है. और चने में भी होती है, गेहूं में नहीं होगी. गेहूं को अगर आप डाल दोगे किसी बर्तन के अंदर, चाहे शीशे का हो चाहे मेटल का हो, तो उसको बजाने की कोशिश करोगे, चावल को, गेहूं को, मकई को, नहीं बजेगी. राजमा बजेगी, चना बजेगा. ठीक है. थोथा चना बजेगा. तो जिस जिस चीज में एयर होगी वो बजेगी. ढोल है वो बजेगा. अर्दी एलिमेंट जो है वो मारने से वो टन की आवाज आएगी, वो मेटेलिक, वो बात में समझिए आपकी बात, वो ठीक है. लेकिन एयर जो है वो ढोल जैसे होता है, वो बजेगा. और आप चना या राजमा खाओगे या माँ की दाल खाओगे, मतलब छोटी वाली जो भी दाल खाओगे, उसके अंदर आपको गैस भी होगी. तो माँ की दाल थोड़ी स्वादी तो थोड़ी बादी भी होती है. ठीक ठीक हो गया. स्पेस के अंदर ये सब कुछ है. स्पेस के अंदर, इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे. स्पेस में ये सब कुछ है. तो ब्रह्मांड में स्पेस एलिमेंट सबसे ज्यादा है. आपको पता है स्पेस ही स्पेस है. बाकी तो प्लैनेट स्टार वगैरह बहुत कम है. स्पेस ही स्पेस. अब ये जो अर्थ एलिमेंट है ये कनेक्ट होगा आपकी फिजिक्स से भी कनेक्ट होगा, आपकी बायोलॉजी से भी कनेक्ट होगा, आपके शरीर पे भी कनेक्ट होगा. सब तरीके से कनेक्शन बनेगा. तो इसको अभी बिल्डिंग से और शरीर से कनेक्ट कर लेते हैं. तो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? पीयूजी कैसे बनेगी बिल्डिंग? तो कंक्रीट से, आरसीसी से. रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी. आरसीसी में क्या होता है? रेनफोर्समेंट क्रीट, रेत, डस्ट. हाँ ठीक बात. रेत हो गई. 1:2:4 आरसीसी प्लस सरिया. तो 1 हो गया सीमेंट, 2 हो गया कंक्रीट, 2 हो गया रेता और 4 हो गया कंक्रीट. 1:2:4. हम 25 अब अगर जो सीमेंट है वो है फायर. ये सीमेंट है. और वाटर तो वाटर है. ये तो वाटर है. तो बिल्डिंग जब भी बनेगी, अगर ब्रिक्स की बनानी है, सरिया नहीं डालना, पहले सिर्फ ब्रिक्स की वॉल खड़ी करती है. आज भी हो सकती है.
स्टोन की वॉल खड़ी तो अर्थ डलेगी, रेते के अंदर चूना डलेगा, चूना बिकम्स द फायर। आजकल सीमेंट है तो उसके अंदर ये जो मैंने अर्थ एलिमेंट है वो इधर मैंने लिख दिया, ब्रिक्स, सरिया, कंक्रीट, वाटर और सीमेंट, ये डलेगा तो वो जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। सीमेंट का काम क्या है? बाइंड करना आरसीसी को सरिये के साथ और सरिये और स्टोन डस्ट के साथ, तो वो सालों तक ऐसे ही जुड़ा रहेगा। वैसे अगर आप आरसीसी और पानी और वो डाल दोगे, और आरसीसी नहीं बोलेगा, कंक्रीट को और रेते को और पानी को डाल दोगे तो बाइंड नहीं होते। तो सीमेंट डालते ही उसमें आप बुलबुले उठने शुरू हो जाते हैं, आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन जिससे जो है जुड़ जाते। और जितने मर्जी बड़ी बिल्डिंग हो, जितनी बड़ी मतलब माले की हो, 1 मंजिल 2 मंजिल 4 मंजिल 6 मंजिल, यही डलता है और कुछ नहीं डलता, और कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है इसके अंदर। ठीक, इसके बाद जब वो बन जाती है तो फिर उस पर पेंट होगा, वो प्लस्तर होगा, फिटिंग्स लगेंगी, बाथरूम फिटिंग, बिजली की फिटिंग्स, ऐसे होगा। ठीक है, इसी को जो है हम अब कोरिलेट कर लेते हैं आदमी से, इंसान से। तो इंसान जब भी पैदा होता है तो उसकी बिल्डिंग शुरू होती है, तो वो एक हाइट अटेन करने लग जाता है, टीनेज तक हाइट अटेन करता है। उसके बाद जो हाइट अटेन होगी 5.5 फुट 6 फुट जो भी है, उसके बाद वो रुक जाती है। तो जो बच्चा होता है वो क्या खाएगा? बच्चे को क्या पसंद है? उसको अगर सब्जी खिलाएंगे उसे पसंद नहीं है, वो कहता है मिर्ची है मैंने नहीं खानी। बच्चे को केला खिलाएंगे खा लेगा, चीनी खिलाएंगे खा लेगा, कोई भी मीठी चीज देंगे खाएगा फटाफट। एक चौक खाएगा, चौक और रेता मिट्टी खाएगा, चाटेगा उसको। ठीक है, वो उसकी फितरत है, मना करना पड़ता है, मत काट मत चाट, चाटेगा, ये नेचुरल है। मीठी चीज कौन सी है? शुगर, जगरी, जगरी का मतलब गुड़, व्हीट, राइस। ठीक है, इसकी कोई भी चीज उसको बना के दे दो, रोटी घी और गुड़ के साथ बना के दे दो, उसको खा जाएगा। शुगर को पानी में डालोगे नीचे गिरेगी, चीनी को पानी में डालोगे नीचे बैठेगी। चाहे आप गेहूं को डालो, चावल में डालो, तो पानी ऊपर रहेगा, ये नीचे बैठेगी। तो जो जो चीज पानी के नीचे बैठेगी वो अर्धी एलिमेंट है, उसमें आवाज नहीं आएगी। ठीक है, नमक को डालोगे घुल जाएगा, नमक जो है वो नीचे नहीं बैठता, वो बीच में ही घुल जाता है, इतना टाइम नहीं लगाता वैसे। लेकिन ढीली होगी तो नीचे बैठेगी, उसमें बात ठीक है, इकट्ठा होगा तो इकट्ठी तो कोई भी चीज है। लेकिन चीनी जो है चाहे कितनी भी छोटी सी मामूली हो, बैठेगी नीचे। ठीक है, गेहूं का एक टुकड़ा भी होगा वो नीचे बैठे। अब जो है कि हम ये तो नहीं खाते बच्चे को गेहूं दे दे खाने, ले बेटा ये गेहूं खाए, ऐसा तो नहीं हो। तो क्या होगा, गेहूं में वाटर डालना पड़ेगा या चावल में वाटर डालना पड़ेगा, गेहूं का आटा बनाना पड़ेगा, आटे में पानी डालना पड़ेगा और उसमें आग लगानी, तभी वो रोटी बनेगी, तभी वो चावल बनेगा। चावल बॉयल होगा, जैसे बिल्डिंग बन रही है वैसे ही अर्थ, वाटर और फायर से चावल बन रहा है या रोटी बन रही है, प्रोसेस यही है। और बचपन में वो ये खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, मीठी चीज पिएगा, मिर्च वाली चीज नहीं लेगा, सॉल्टेड चीज भी उसको पसंद नहीं है, उसको सिर्फ मीठी चीज पसंद है। और जब तक वो टीनेज उसकी है उसको यही लेना है। टीनेज के बाद बात बदल जाएगी। आजकल तो लड़कियां भी हैं, मेरी जहाँ ऑफिस है उसके आसपास जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो बच्चे जो है टीनेज के बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, एक हाथे जाग और एक हाथ में दूसरे हाथे मग, तो लिए घूम रहे होते हैं दिन में भी। 16-15 साल के स्कूल के भी बाहर निकलते हैं, स्कूल है, स्कूल के भी बाहर निकलते हैं, 11वीं 12वीं के 10वीं सिगरेट पी रहे होते हैं। ठीक है,
सिगरेट का मतलब क्या हो गया और अग का मतलब क्या हो गया, मग का मतलब क्या हो गया, वैसे मग का समझा दूंगा, वो हो गया फायर। फायर, सिगरेट इज फायर। ठीक है। तो ये जो जैसे ही जवानी शुरू हो जाती है ये फायरी है। जो ये अर्थ और वाटर है ये आयुर्वेद कहती है कफ है, ये बचपन है, यह बिल्डिंग बन रही है। और वाटर और फायर जो है ये पित्त है। जवानी पित्त है, वाटर और फायर एसिडिटी। तो जब बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया तो क्या होता है, पेंट लगता है, दरवाजों पे पेंट लगता है। ठीक है। सफेदी होगी, बीओपी लगेगी, ये सब फायरी है। फिटिंग्स लगेंगी, तो आजकल तो लौंडे भी जो है फिटिंग्स लगाने लग गए यहाँ पर। पेंट, यहाँ टैटू लगा रहे हैं, टैटू। ठीक है। एक लड़की ने कुमार लिखवा लिया, वो तो कौन सा कुमार है, वो तो बदलता रहता है, कभी राजेश कुमार, मुकेश कुमार, तो ये तो फिक्स है, तो ये कर ली। तो ये जो है ये जवानी शुरू होगी, ये फायरी है। इसमें जो है फिटिंग्स लगेंगी, बिल्डिंग भी जवान है तो उसमें फिटिंग्स लगेगी, लाइट्स की फिटिंग लगेगी, तो उसमें चमक होती है। फिटिंग होती है, नहीं आती है, जैसे जैगुआर की फिटिंग है, चमक रही है, लाइटें होती है, चमक रही होती है, तो फायर चमकती है। लड़की दूर से आएगी, बढ़िया कपड़े पहन के, जवान लड़की चमकती है। लौंडा भी आएगा चमकता हुआ है, कैसे, मोटरसाइकिल पे आ रहा, लड़की भी चमकते, अच्छा आग लगा देनी है। बुड्ढा बेचारा धीरे धीरे चला रहा होगा। जवानी में वो फास्ट चलाते हैं, लड़की को भी लगता है फास्ट जो चलाने वाला ना यही है मेरा बॉयफ्रेंड। ठीक है। तो जिगर में बढ़िया आ गया, बॉलीवुड बहुत बढ़िया है। बॉलीवुड जो है उसमें जितने भी गाने हैं उनमें हमारे को सारे सवालों के जवाब मिले। पानी में जले मेरा गोरा बदन, जिगर में आग। ठीक है। तो ये हमें पता चला। तो ये जवानी है पित्त। तो बिल्डिंग की जवानी भी जो है वो पित्त है। उस समय में बिल्डिंग चमक रही होती है, हमें वो नए नए शीशे विशे लगे होते हैं, दूर से लगती है। ठीक है। ये जो है ये पुरानी बिल्डिंग है, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपके सामने आ रही है पुरानी बिल्डिंग। ठीक है। जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो फिर जो है आप उसके ऊपर कितनी भी आप पीओपी लगा लो, जितनी भी पेंट लगा लो, बिल्डिंग पुरानी है तो पुरानी है, हैं? पुरानी दिखाई देगी। उसका रीजन है कि बिल्डिंग के अंदर जो है दरारें पड़ जाती, तो बिल्डिंग के अंदर दरारें पड़ जाती है। ये देखो, ये बिल्डिंग में दरारें पड़ रही। अब इसको मैं कितना भर लूं, मैं जवान थोड़ा हूं। ठीक है। बिल्डिंग के अंदर स्पेस आना, दरार का मतलब स्पेस आना शुरू हो जाएगा, बिल्डिंग ड्राई लगने लग जाएगी, सूखी सी लगने लग जाएगी, बिल्डिंग ऐसे बेंड सी भी हो जाती है कई बार, क्रैक जो हो जाती है। तो ऐसी है, ये जो है जॉइंट्स में आपके स्पेस आना शुरू हो जाएगा, आपके गोडों में स्पेस आना शुरू हो जाएगा, आप भूलने लगोगे। ठीक है। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बिल्डिंग की, आप चलोगे लाठी लेके चलना पड़ेगा, या फिर आपको मतलब जो है हिलोगे चलते हुए, ऐसे कांपने लग जाता है, अल्जाइमर डिजीज कहते हैं उसको, पार्किंसंस कहते हैं, आदमी ऐसे हिलता है। ठीक है। और हंसता बहुत है, चौकीदार की जरूरत नहीं रहती, जब बुढ़ा आदमी हंसता होता है तो मतलब बहुत ही बहुत है, शोर मचा रहे हैं ना वो। तो ये बुढ़ापा है, एयर एंड स्पेस, इसको कहते हैं वाग। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, जो मग है, तो मग में फायर कैसे है। ठीक है। तो मग में क्या होती है, स्पिरिट। स्पिरिट, वो शब्द कितना अच्छा है, स्पिरिट,
स्पिरिट से आदमी होता है स्पिरिचुअल। शराब क्या होती है? स्पिरिट। स्पिरिट जैसे आदमी पी लेता है तो फिर आध्यात्मिक बातें शुरू करता है। फिर उससे पूछो भाई, ज्ञान ध्यान की सारी बातें बताया, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है, हिलने सा लग जाता है, तो जोश बढ़ जाता है। जब जोश बढ़ गया तो इसका मतलब स्पिरिट में फायर है, और ऊंची ऊंची बातें करने लग जाए तो हवा ऊपर रहती है, फायर है। इसलिए जब भी दो पैग लगाएं तो कुछ साथ में अर्दी एलिमेंट जोड़ लें, अर्दी कुछ खाएं साथ में, खाते रहे, चखना कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, तो वो जरूर लेना चाहिए। तो स्पिरिट को वैसे लेंगे तो वो जला देंगे, उसमें पानी डालते हैं, ऑन आइस करते हैं, मुझे आइडिया ज्यादा नहीं है। तो स्पिरिचुअल जो है फीलिंग जो है आपको स्पिरिट से आ जाती है। तो ये हो गया हमारा कि एक एलिमेंट में, एक आइटम के अंदर कई एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे चावल बॉयल आप खा रहे हो तो बॉइल्ड चावल के अंदर फायर भी है, वाटर भी है और अर्थ भी है, तीनों चीजें। इस तरह से आपने उसके अंदर अगर जीरा डाल दिया तो उसके अंदर फायर आपने वो डाल, तो उसका अंदर ज्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है। डाइजेशन आपका, डाइजेशन करने में बॉइल्ड राइस से जीरे राइस को आसानी आपको डाइजेस्ट करने में। इसके बाद ये बुढ़ापा ही है, एयर एंड स्पेस। इसका जो टेस्ट है, इसका टेस्ट आपको पता चल गया, टेस्ट इज स्वीट। वाटर का तो कोई टेस्ट नहीं है, फायर का टेस्ट आपको पता है, मिर्च का क्या टेस्ट है, उसकी हाइट में होगी मसाले, मसालों का क्या टेस्ट, जीभ पे रख के पता चलेगा, रख के देख लो। इवन जब आप अदरक भी मुंह में रख लेना, आपकी बैंड बच जाएगी, मुंह की जलन होगी। एयर का जो, एयर जो आइटम है उसका टेस्ट है बिटर, बिटर, कड़वी। जैसे एंटीबायोटिक करेला, गिलोय, रामदेव बाबा क्या कहते हैं, गिलोय लो, दारू, दारू बिटर होती है, तो उसके अंदर मैंने आप मतलब अभी हमने देखा है कि उसके अंदर फायर, तो फायर भी है और एयर भी है। तो एयर जो है उसके अंदर वो उसको बिटर कर रही है, कड़वा कर रही है। तो मतलब अब ये मत करना कि भाई सारे घर में जाके पीने लग जाए ना, कि एयर एलिमेंट पी रहे हैं, ये मत कर लेना भाई। मैंने बताया, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है। आप एंटीबायोटिक गोली भी खाओगे वो कड़वी होती है। जब खाएंगे तो डॉक्टर कहता है कि कुछ पहले खा लेना, खाना खाना उसके बाद खाना, खाना नहीं खाया तो कम से कम कुछ हैवी सा ले लेना उसके बाद खाना, नहीं तो फिर आपको चक्कर है। स्पेस जो होता है ऑफिस में होगा, उसका टेस्ट कसाला, जिस कसाला है वो आपकी बॉडी को क्लीन करेगी अंदर। कसाला, कसेला मतलब सर? आंवला, आंवला। जामुन, फ्रूट के छिलके का इनर पार्ट, अनार, नारियल के पानी में जो कसालापन है, केले के छिलके के इनर पार्ट में जो कसाला, तो वो कसालापन है। और जो होते हैं स्प्राउट, उसमें भी थोड़ा कसालापन है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके शरीर के अंदर क्लींजिंग करती है, आपकी सफाई करती है अंदर से, ये जरूर लेना है ना। और जैसे ये अब टेस्ट बड भी वैसे बदलते हैं, जब बच्चे होंगे हम तो हमें मीठी चीजें पसंद आएगी, जवान होंगे तो फिर हमें दारू शारू सिगरेट ये सब करने लग जाते लोग। फिर क्या है, मिर्च डाल, मसाले डाल, लड़की भी कहती है मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद, तो ऐसे उसमें सोचो वो गोलगप्पे वाले के पास जाए, गोलगप्पे खाएगी, छोटी बच्ची आइसक्रीम खाएगी, बड़ी हो जाएगी जरा सी उसको चटकारे लेने, लौंडा भी जो होगा बटर चिकन पाए मिर्चा पा दे तन, और वो साली बोलेगी जीजू एक रसगुल्ला ना यार एसिडिटी है। तो एसिडिटी अगर है जवानी में तो ये नेचुरल। बचपन में जो बिल्डिंग है गीली रहती है, बचपन में, बचपन का मतलब जब बिल्डिंग बन रही है तो वो गीली गीली रहती है, उसके वहां अर्थन वाटर। जब बच्चा भी छोटा है बचपन में वो गीला ही रहता है, मम्मा
यहाँ से भी गीला है, लार निकल रही है, नाक बह रहा है, नीचे देखा जाए तो नीचे में भी आगे से और पीछे सब जगह से लीक कर रहा था। और जैसे ही वो मतलब बड़ा होता चला जाता है तो लीकेज उसकी घटती जाती है, तो पेट उसका जो है डिस्टर्ब काफी रहता है। तो ये नेचुरल बात है। और मोटा मोटा सा होगा थोड़ा, और जैसे जवान हो जाएगा तो फिर लंबा हो जाएगा तो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक। और जब मेरे जैसा हो जाएगा फिर ये लगी रहने लगी, ठीक है। ये हो गया बुढ़ापा, वक्त। तो ये इसमें जो चीजें पसंद आएंगी खाने की, यही वाली पसंद आएगी। छोटा जा बना पुत्र, एक करेले नाल बना दे रोटी, जरा जी दाल करेले पसंद आने लग जाएंगे अपने आप। टेस्ट बड बदल जाता है अपने, हल्की सी बना दे, कोई बात नहीं, छोटी लवली लवली, ठीक। तो बुढ़ा होगा आदमी तो अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस, भूल जाना, स्टेबिलिटी कम हो जाना, गिरने की पॉसिबिलिटी हो जाना बढ़ जाती है। तो होता ही है कि बाथरूम में कई बार होता है जी, बुजुर्ग जो है गिर जाते हैं, कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो ये होता है। तो आप ये देखें कि ये जो पंच तत्व है, इट्स कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप पेड़ पौधे को भी देख लोगे, छोटा पौधा होता है वो कैसा खूबसूरत होता है, जब वो पेड़ बन जाता है, जो बहुत बुढ़ा सा पेड़ होता है उसके अंदर उसके तने में दरारें आने लग जाती हैं। जवान पेड़ होता है उसके तने में दरार नहीं होती, ठीक। इस तरह से हमारे ऋतुएं भी हैं, इस तरह से हमारे जो दिन है, तो सुबह कफ है, 12-1 बजे 1 बजे जब सूरज बिल्कुल ऊपर है तो पित्त है, और जब शाम हो गई तो वात हो गई। शाम के टाइम पे फिर सिर बजने सा लग जाता है, थक जाता है, रोटी देर सो जाऊं। रोटी क्यों मांगता है रात में आके, कि एयर बढ़ गई है शरीर के अंदर, जैसे वो रोटी खाता है हैवी होती है, अपने आप नींद आ जाती है बंदे। रोटी खाता नहीं तो नींद नहीं आती, लंच के बाद भी बंदे को नींद आती है। आपने शायद देखा होगा, रोटी अगर खाली और एक फालतू खाली तो हो जाएगी, एक कम खाई तो कम आएगी, क्योंकि रोटी जो है वो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, उसमें गेहूं। तो ये हो गया हमारे पंच तत्व, थोड़ा शायद आपको आइडिया होगा, ठीक है। तत्व का आइडिया ये मतलब ऐसे किसी बुक में लिखे देखे नहीं मैंने, पंच तत्व वीडियो भी कई लोगों ने बनाए होंगे, मुझे ध्यान नहीं, पर मुझे को लगता है कि सारा एक्सप्लेन मैंने ठीक किया है समझाने के लिए। और भी बतेरी सारी चीजें काम नहीं, जैसे हमने कहा कि पित्त है तो उसमें फायर एलिमेंट, उसमें मसाले हैं, मसाले सारे पित्त है या फायर है। उन मसाले की फिर आगे क्लासिफिकेशन है, लाल मिर्च और काली मिर्च सेम नहीं होती, मोटी इलायची छोटी इलायची सेम नहीं होती। मोटी इलायची भूटान में उगती है, छोटी इलायची केरल में उगती है। तो छोटी इलायची की तासीर होगी ठंडी, गर्म इलायची की तासीर होगी गर्म, क्योंकि वो ठंडे इलाके में। तो इस तरह से मदर आता है, ठीक है ना हमारी, कि भाई जो भूटान में पैदा हुआ तो ठंड, हिमालय तो वहां जो भी चीज पैदा होगी उसकी तासीर गर्म होगी। तो केरल में जो भी तासीर होगी, जो भी चीज पैदा होगी उसकी तासीर जो होगी वो ठंडी होगी। काली मिर्च आप ऐसे ही खा लो, आपके जबान गले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लाल मिर्च खाओ जान निकल जाएगी, काली मिर्च खाओ थोड़ा गला खराब हो आपका, इधर थोड़ी सूदिंग इफेक्ट देगी आपको। शहद के साथ खा लो अगर आपको डर लग रहा है, वैसे भी खा लोगे कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, पंच तत्व हुए ना। मिर्च की बात करें थे, ठीक है। तो उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन इट इज वेरी डीप। तो आयुर्वेद इज वेरी डीप, कि कौन सी चीज खानी है, कब खानी है, कितने बजे खानी है, किसके साथ खानी है, तो कौन सा तत्व कैसे क्या काम करे, वेरी डीप। ये बड़ी मैंने आपको बेसिक सी चीज बताई है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू पंचतत्व।
व्हाट इज पंचतत्व, ठीक है ना। कम से कम इंट्रोडक्शन ही होनी चाहिए। हमें ये इंट्रोडक्शन दी नहीं आती, बड़ी सी बात है कि जितने हमारी जो नई विद्याएं आई हैं तो वो जो है वो सभी की सभी जो है उन्होंने इस पंच तत्वों की थ्योरी को ठीक माना नहीं, केमिकल को माना है। तो उनके हिसाब से है कि जो अनार में अगर हम कहते हैं या सेब में आयरन है तो कहते हैं आयरन का तो कैप्सूल बना लेंगे। तो आयुर्वेद ने कहा ना ना ना, वो नहीं, ठीक नहीं है। प्राकृतिक तरीके से हमें लेना है कि जहां अनार उगता है वहीं अनार खाना है, जहां सेब उगता है हमें सेब से आयरन लेना है। तो अगर बादाम नहीं उगते राजस्थान में तो हमें नहीं खाने, हमारे को मतलब नहीं है। वो बादाम के जो इंग्रेडिएंट है वो किसी ना किसी तरह हमारी जो मदर अर्थ है अपने आप दे देगी। तो वहां की आसपास की वेजिटेशन अपने आप दे देगी। तो हम जो कीवी खा रहे हैं न्यूजीलैंड की, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो अब धीरे धीरे अब सबको पता लगने लग रहा है कि जो नई जो विद्या है, ये जो एलोपैथी है, फर्स्ट एड के लिए ठीक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट के लिए फिर आपको आयुर्वेद की शरण में ही आना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई एलोपैथी बिल्कुल बेकार है, ये बुखार कैसे उतारना है, तुरंत क्रोसिन खाओ, बिल्कुल फिट है एकदम। पेन किलर है, पेन किलर का इंजेक्शन मार इतना टंग जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी जो आयुर्वेद है तो इसने नेचर से लिया, क्योंकि हमारी शरीर नेचर है तो नेचर से ही लेना है। जो महाराणा प्रताप है उसने कौन से विटामिन खाए हैं ना, उसने कभी बूस्ट खाया। और 72 किलो का मेघल भाला, 26 किलो की 2 तलवारें, 84 किलो का बख्तरबंद, मतलब 225 किलो तो उठा के मतलब अपने शरीर पे धारण करके, और जो है वो घोड़े पे चेतक पे बैठ के, मतलब चेतक भी हैरान होता हूँ कि वो इतना वजन कैसे उठा के सारा दिन, उसमें सारा दिन चेतक और हेतक 2 घोड़े थे ना, तो कैसे उठाए घूमता, और वो लड़े जा रहा है महाराणा प्रताप, अगले दिन भी लड़ लेगा, उसके अगले दिन भी लड़ लेगा। और यहाँ तेंदुलकर ने 2.5 किलो का बल्ला उठाया, पीठ में दर्द है, समझ से बाहर। आपके सामने है, कोई नई, मैं कोई ऐसी कोई बात तो बता नहीं रहा आपको। मसल पुल होगी, फलाना हो, ढमकान हो, तो साले कभी किसी टेनिस एल्बो की खासियत कभी हुई नहीं मुझे, क्योंकि नेचर के साथ जुड़े रहे, जितना नेचर से जुड़े होंगे, ठीक है। तो खैर अब और मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलता, फिर वो कथा ज्यादा हो जाएगी और सब्जेक्ट मैटर कम हो जाएगा। जस्ट उसका बताना है कि भाई नेचर से जुड़ते हैं तो उसका लाभ अधिक है, पैकेट में जाके नहीं है, पैकेट वाली चीज में, ठीक है। तो पैकेट वाली चीज में थोड़ी सी और रहेगी बात, वो बाहर लिखा ही गलत होता है हमेशा, एडवर्टीजमेंट है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, नहीं सर, बूस्ट नहीं हो सकती। फेयर एंड लवली, उससे आप फेयर हो जाओगे, कोई नहीं हुआ आज तक। रियल ने कभी जूस बनाया नहीं, क्यों? रियल जो डाबर की कंपनी है जो टेट्रा पैक में जूस बेचती है, उन्होंने फ्रूट का रेट ही पता नहीं किया कभी। आप देखो पीछे लिखा होगा कलरिंग एजेंट, फलाना एजेंट, ठिकाना एजेंट, प्रिजर्वेटिव, टैंड है, वो सब इतना ट्रॉपिकाना है, वो सब बेकार है। वो डोमिनोज पिज्जा विद पेप्सी, आहा, और सुबह ओहो, तो वो फूड ही ठीक नहीं है, आपको स्वाद नहीं लगेगा। आपके घर में डोमिनो का पिज्जा लेके आएगा 15 मिनट आधे घंटे बाद, खाने लायक नहीं होता। पेप्सी आप पीते हो और अगर रूम टेम्परेचर, अब लगेगा यार मैं क्या पी लिया है। गाय को, कुत्ते को, बंदर को, जो ये घूमते रहते हैं वहां गलियों के अंदर, उनके लिए कोई रेस्टोरेंट है नहीं, जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। उनको पता है क्या खाना है, हमें पता ही नहीं क्या खाना है। हम तो टीवी में देख रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर साहब क्या खाऊं, वेयर हैव गॉन आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि का हो क्या गया है। चींटी को पता क्या खाना है, कौए को पता क्या खाना है, चिड़िया को पता क्या खाना है, गाय को पता है, कुत्ते को पता है, अमेरिका को नहीं पता है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा हेल्थ पे रिसर्च हुई है, इसलिए वहां के लोग को सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम है और इंटेस्टाइन का कैंसर है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं है, और हेल्थ अच्छी नहीं रहती, समझ से बाहर।
वैसे कर लो। हेल्थ का सब जुगाड़ उसी के पास है। और कोरोना आ गया, सारे लेट गए नीचे। 2 मिनट में आपने देखा, 2 मिनट में लेट गए नीचे। और रामदेव बाबा भाई खुले में घूम रहा है -5 डिग्री में, ऐसे ही कपड़ा डाल के। कमाल की बात है, -4 डिग्री सेल्सियस तक बाबा रामदेव को शरीर पे कपड़ा धारण करने की कोई जरूरत फील नहीं होती। या ऐसे लपेट लिया क्योंकि नंगा उसको नहीं होती। देखो ये हमारा जो है साइंस है। ठीक, चलो अब ज्योतिष पे आया। कोई भी नया सब्जेक्ट हम पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड, अंग्रेजी में शब्द है, शब्द तो मेरे को खैर कोई असली में मिला ही नहीं, कि हम जो भी हैं अपने माता पिता की वजह से उनका धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड पेश करना। शब्द शायद पूरा नहीं है ये ना, उनको जरूर ध्यान में रखना है। टीचर्स को जिन्होंने हमें पढ़ाया, आज जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस टीचर का भी हाथ है जिसने हमें एक लिखना सिखाया है। हम हाथ में पेन या पेंसिल पकड़ के एक नहीं लिख पाते थे, और 8 लिखना तो हमारे लिए पॉसिबल है। और परमपिता परमेश्वर जिसने यह सारी सृष्टि की रचना की, ठीक है, उनका जरूर धन्यवाद करना। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष जो है, इसका संधि विच्छेद हम करें, ज्योति जमा ईश। ज्योति का यहाँ अर्थ जो है वो ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। वह तो सभी ज्ञान ईश्वरीय है, मैथमेटिक्स भी ईश्वरीय ज्ञान है, फिजिक्स भी ईश्वरीय ज्ञान है, केमिस्ट्री भी, सभी कुछ ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर उसका नाम ज्योतिष रखा है खास। तो इसका मतलब ईश्वर से हुआ, इसका मतलब तो ग्रह से हुआ ही नहीं। और हम सब आगे जो है पढ़ने वाले वो ग्रह ही, आपको ही पता, मेरे को पता, मैंने वही पढ़ा जी। तो यहाँ जो ग्रह है वो सिर्फ थर्मामीटर है, ग्रह जो है वो सिर्फ थर्मामीटर है, कि वो आप में जो है हमारे जीवन के बारे में बताएगा। बीमारी कब आएगी, ठीक कब होंगे, वैवाहिक जीवन कब शुरू होगा, कैसा रहेगा, प्रोफेशन वगैरह सब है। लेकिन इससे हमें ईश्वरीय ज्ञान ये मिलेगा कि जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसी का फल मिलता है। गलत कर्म करेंगे तो गलत मिलेगा, सही करेंगे सही करेंगे सही मिलेगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में, कर्म का ही फल है। उन्होंने कहा कि भाई तू उठाएगा गंडी भाई, तभी मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, तू गंडी नहीं उठाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे ही कर्म करना पड़ेगा, मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ ये करना। तो बुद्धि विवेक भगवान ने क्या दिया हमको, इंसान को दिया खास, ज्यादा कुछ थोड़ा सा अधिक। उससे लफड़ा भी बहुत हो गया, बात अलग है। तो जैसे मैंने बताया, मैं यही नहीं पता मैं क्या खाना है, डोमिनोज का पिज्जा खाना है या खिचड़ी खानी है, कौन सी हमारे लिए बेटर। तो जाहिर सी बात है खिचड़ी बेहतर है डोमिनो के पिज्जे से, उसमें मैदा है, मैदा हाथों में फंसेगा। फिर भी हम 550 का पिज्जा मंगाते हैं और 40 रुपए की खिचड़ी जो है वो नहीं खाते। ठीक है ना, जो आगे सुबह ओहो भी नहीं करेगी, नींद भी अच्छी आएगी, गड़बड़ नहीं करेगी, खाने के बाद भी आपको अच्छा फील होगा। पिज्जा खाने के बाद यू फील नॉट गुड, बट क्योंकि पैसे लगे हैं तो हमें कभी कह नहीं पाते हम कि हम लुटे गए, पैसे लूटे गए। ठीक है, तो वापस आते हैं इस बात पे कि ईश्वरीय ज्ञान मिलेगा हमें कि कर्म का फल है। तो परमहंस योगानंद जी की एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें वो ये कहते हैं, अंग्रेजी में, बुक अंग्रेजी में, अमेरिका में पोस्ट ग्रेजुएशन में लगी हुई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें वो कहते हैं, चाइल्ड इज बोर्न ऑन द डे एंड दैट आवर
और एक बच्चा जो है उस समय भी पैदा हुआ when the celestial rays are in mathematical harmony with individual curves। मतलब मैं आप सब उस समय पैदा हुए हैं कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, जो ग्रह की स्थिति ऐसी है कि जो हमारे कर्म के अनुसार है। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब अभी पैदा हूं तो मेरे कर्म के हिसाब से ग्रह की स्थिति कहां से आ गई। इसका अर्थ ये हो गया कि परमहंस योगानंद जी पिछले जन्म को मानते हैं। तो पिछले जन्म में मैं जो भी था, तो पप्पू से बेहतर तो जिंदगी में मैंने कर्म नहीं किया। कि पप्पू तो पैदा ही जो हुआ है वो प्रधानमंत्री के घर में हुआ, बर्थडे हवाई जहाज में मनाते थे। 1970 में पैदा हुआ, तो समझ लो सन 75 में हवाई जहाज में बर्थडे मनाया जा रहा था। सोच लो सन 75 में हवाई जहाज में उड़ने वाले हिंदुस्तान में कितने लोग, मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हो जाते थे। अमेरिका में चिट्ठी डालने का मतलब ही बड़ा अजीब सा होता था। चिट्ठी महीने में पहुंचती थी, महीने में वापस आती थी। सारे घर वाले जो है वो एक एक दो दो सेंटेंस लिख देते थे। पोस्ट ऑफिस में पता चलता था भाई इनके घर से अमेरिका में कोई रहता है, अमेरिका चिट्ठी जा रही है, बड़ी इज्जत होती थी। ठीक है, तो वो पप्पू जो पैदा हुआ है और जो है अभी भी मौज है पप्पू की। हम पप्पू को बेवकूफ कहते रहे, तो पप्पू की तो मौज में है। आप चलो पैदल, आपके पीछे कौन है? नहीं, उसके पीछे 56 आदमी है, तो उसकी जान बचाने को Z+ सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं। आप वो कितने चल रहे हैं? गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है और एक बेवकूफ आदमी देखो है, वैसे बीजेपी का आदमी तुझको बेवकूफ कहना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो कर्म वो पिछले जन्म का कर्म हो। अब यही कोई जो है वो पप्पू जो पैदा हुआ था, ये इससे इस बात से इस सवाल का जवाब मिल जाता है। आभास होता है, मैं कोई प्रूफ तो नहीं कर सकता आपको, आभास होता है कि पिछला जन्म है कि पप्पू जो पढ़ता नहीं, कि जो टीचर हमारे कान खींचता है और कहता है भाई होमवर्क नहीं किया, कुर्सी पे खड़ा हो जाता, वो जब प्रधानमंत्री घर में पप्पू को पढ़ाने जाएगा, क्योंकि पप्पू तो आएगा नहीं स्कूल में पढ़ने, पप्पू को कौन पढ़ा सकता है स्कूल में? पप्पू को तो टीचर पढ़ाने आएंगे। तो वो जो टीचर उसको सजा दे सकता है प्रधानमंत्री के बेटे को, प्रधानमंत्री के पोते को? है हिम्मत? ना, किसी की हिम्मत नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। करो ना बेटा पप्पू, पप्पू ऐसे होता है। नहीं निन्नी आ रही है मेरे को। अच्छा बेटा सो जा निन्नी आ रही, निन्नी ले चॉकलेट खा ले, फलाना कर ले, इसलिए पप्पू पढ़ता नहीं। पप्पू कहाँ डांस साला, तो जब पप्पू कहाँ डांस साला, तो पप्पू कहाँ पढ़ने जाएगा? ऑक्सफोर्ड। जो पढ़ने वाला बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद अपने कैलिबर से IAS भी बनेगा कॉलेज में, अपने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा, वो बच्चा तरक्की करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पप्पू बनेगा। पप्पू के जो जानकार लोग हैं वो कौन है? पुतिन की बेटी, ब्राजील के प्रेसिडेंट का फलाना, वो फलाने जो अरबपति खरबपति की बेटी बेटा फलाना ढिकाना। लेकिन जो 10वीं पंजी के स्कूल में पढ़ा है उसके जानकार लोग तो उसके गांव के लोग हैं, इधर तो समाज ही अलग हो जाए। पप्पू का समाज हमारे समाज से अलग हो जाए, उसके समाज के किसी आदमी से हम नहीं देख पाते कभी जिंदगी। पप्पू को कभी आप देख नहीं पा सकते। पप्पू भी एयरपोर्ट से उड़ता है, लेकिन एयरपोर्ट पे हम उसको नहीं देख सकते। सर वो अपने आप को दिखाना चाहता है तभी देख सकते। हाँ सही कह रहे हो, ये बात सही है सर। नहीं तो आप नहीं देख सकते। ठीक है, मिल भी नहीं सकते। मिलना दूर है, देखना ही बड़ा बड़ी बात है। वैसे मैं तो रोज देखता हूँ पप्पू को टीवी पे मोदी जी को भी देखता हूँ, बट आप उसको पर्सनली देख नहीं सकते। मिलना तो बड़ी दूर। वही अगर गरीब का बच्चा झुग्गी में पैदा हुआ तो वो जो है वो फ्री की, वो जो है समझ लो उसका बाप टिंडे बेचता है तो माँ उसकी मजदूरनी का काम करती है। तो वो अगर स्कूल में पढ़ने चला गया तो वो टांगे वाली की बेटी के साथ ही
मतलब प्यार कर सकता है। सोनिया गांधी की बेटी के साथ तो नहीं कर सकता ना, मिडिल क्लास वाली के साथ गया जो कुत्ता घुमारी है कार के अंदर, उसको तो हिम्मत ही नहीं है उससे बात करने। और उसके बाप सबको बाबूजी कहता है, उसको भी लगता है बाकी दुनिया बाबूजी है, उसके वो दिमाग में भी नहीं आता है वो कोई बड़ा बन नहीं पाएगा। तो नॉर्मली जो लोअर क्लास का आदमी लोअर क्लास में रह जाता है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कोई मोदी बनेगा, कोई BMW बहन मायावती बनेगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, तो उसमें से निकल जाए वो। और मिडिल क्लास का आदमी मिडिल क्लास ही रह जाता है। उसका बाप क्या कहता है, बेटा पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी होगा, तो नहीं छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा, अपनी जॉब ढूंढेगा। तो मिडिल क्लास रिमेन्स मिडिल क्लास, वो हायर और लोअर में ही घूमता है। रिच क्लास का आदमी पप्पू जितना मर्जी गरीब हो जाए सर, वो चलेगा चार्टेड प्लेन में। बहुत गरीब होने के बाद वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, ऐसे होता ना, वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में 2 स्विमिंग पूल थे, वो गर्म पानी का स्विमिंग पूल ही नहीं था। बोले बेटा लोग भूखमरी से मर रहे थे, बंगाल में बुरा हाल था, चावल खाने को नहीं थे, इसे भूखा बंगाल था, तो फिर वो केक और पेस्ट्री क्यों नहीं खाते थे? ये स्टेटस है। आदमी जहां पैदा हो गया, तो वो जो परमहंस योगानंद जी का है, चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर सेलेस्टियल रिजर्व मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल का प्लानिटरी पोजीशन वही होगी, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन इज जस्ट थर्मामीटर, वो हमारे जीवन को नहीं बदलती, हम अपने जीवन को अपने एक्शन से बदलते। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्योतिष ईश्वरीय ज्ञान। तो ये ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलेगा जब हम ज्योतिष कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा बॉलीवुड में बोलते। एक और शब्द है जो इसका प्रायवाची माना जाता है, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। ये इसका प्रायवाची नहीं है, कतई नहीं। जो भी अंग्रेजी में शब्द हैं अधिकतर आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, और हिंदी के अंग्रेजी में नहीं मिलेंगे ही। सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा एस्टर, एस्टर का मतलब स्टार, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, इसको आप चाहे लॉजिक कह लीजिए, चाहे आप इसको साइंस ऑफ लॉजी ऑफ स्टार, जो स्टार हेवनली बॉडी से कोई रिलेशनशिप है, उसका असर आपके ऊपर आ रहा है। ऐसा पश्चिम सभ्यता में ये साइंस डेवलप की गई। उनमें जो है रीबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन है वो जो है वो एक जन्म को मानते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं रिप। ये भी आप सब समझ लें अच्छे तरीके से प्लीज। कोई भी हिंदू मरे उसके नीचे डेथ हो, जिसकी स्वर्गवास हो, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कहीं भी प्लीज रिप मत लिखना, क्योंकि वो रिप नहीं हुआ है। रिप का मतलब होता है फाड़ देना, और रिप जो आप लिखते हैं दैट इज रेस्ट इन पीस। हम रेस्ट इन पीस नहीं करते, रेस्ट इन पीस करते हैं अब्राहम रिलीजन वाले, हालांकि वो भी नहीं करते क्योंकि उनको पता नहीं है वो क्या करते हैं। तो उनके हिसाब से जब वो डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उसको कफन में डाल देते हैं, तो उसका शरीर जो है वो उस कफन में रहेगा। फिर एक समय आएगा जब फैसले की घड़ी आएगी, तो जितने मुर्दे हैं खड़े हो जाएंगे उस कब्रों से, और उस समय पे फैसला होगा कि किसने क्या कर्म गलत किए थे, क्या ठीक किए थे। तब तक दे आर रेस्टिंग इन पीस, तो इसलिए आप लिखते हो रेस्ट इन पीस। हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म वैसे सनातन धर्म के, सनातन धर्म कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता, इसलिए वो कब खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चीज की जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। बंद कर दो उसकी वॉइस, करा जा रहा है। तो उसकी जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं हुई। तो हमारा यह है कि आत्मा पैदा होगी, आत्मा पैदा होने के बाद वो शरीर धारण करती है, सॉरी आत्मा पैदा नहीं थी, सॉरी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, शरीर का वेट बढ़ता चला जाता है, फिर उसके बाद जो है आत्मा उसमें से निकल जाती है डेथ के टाइम पे, और उसके मन में, इसमें हम मतलब जो है वो
1 घंटे की टोटल एक्सप्लेनेशन जितनी मेरे से हो सकेगी मैं दूंगा, अभी तो शॉर्ट में बात कर रहा हूँ कि आत्मा जो है फायर एनर्जी है। तो जब वो शरीर छोड़ देती है तो हमारे शरीर के 9 सिस्टम होते हैं, जो स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी बंद हो जाते हैं, और हमारे मन के जो भी इच्छाएं होती हैं जो रह जाती हैं या लेन देन रह जाता है, उसको पूर्ण करने के लिए उसको दोबारा जो है शरीर को धारण करना पड़ता है। वो फिर आएगी फिर जाएगी, ऐसा ये साइकिल चलता रहता है। उसी साइकिल को हम आध्यात्मिक शक्ति से साइकिल को खत्म कर सकते हैं, और हम भगवान हैं। कोई मैं उसको बताऊंगा, आप खुद भगवान हो, आपको रियलाइज नहीं हो रहा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो फिर आप खुद जो है स्वयं भगवान बन जाओगे। इसीलिए मैं आप सबको नमस्ते कहने के लिए कहूंगा। आप सब गुड मॉर्निंग कहते हो, प्लीज डोंट से गुड मॉर्निंग। वैसे भी जो है जो मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत करना, तो सब नमस्कार कीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे के अंदर बैठे हुए भगवान को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। तो जब हम किससे मुक्त हो जाएंगे? काम क्रोध मद लोभ मोह। आध्यात्मिक शक्ति हमें किससे मुक्त करेगी? काम क्रोध मद लोभ मोह और ईर्ष्या से। उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जब इसमें से हम निकल जाएंगे तो फिर जो है हमें को फिर शरीर धारण करने की जरूरत नहीं होगी। हम इस ब्रह्मांड को रूल करेंगे। रूल का मतलब ये नहीं होता कि हम, इसकी ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन है ना, जैसे डिप्रेशन में गए वो हमारे महात्मा बुद्ध, आपको स्टोरी पता है। तो सबसे पहले वो काशी आए, तो काशी में उन्होंने जो है ज्ञानी लोगों से पूछा, ब्राह्मणों से, कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी कैसी पाया जाए? लोग बीमार होते हैं, मरते हैं, क्यों? ये आपका भगवान क्यों करता है? क्वेश्चन किया उन्होंने। भाई यार ये सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये तो करेगा ही, ये तो कर्म है आपके। तो बोलता है ये भगवान जो है ये बुढ़ापे को खत्म कर सकता है, बीमारी को खत्म कर सकता है, वो तो क्यों करेगा? वो तुम्हारी गलत कर्म है, वो तुम्हें भोगने पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि रामकृष्ण परमहंस जी की जो मौत हुई है कैंसर से हुई है, तो वो चाहते तो माँ काली को कह के कैंसर हटा सकते, नहीं हटा पाए। कैंसर से डेथ हुई, गले के कैंसर से डेथ हुई। गले में वास था उनके माँ सरस्वती का या माँ काली का, उसी में कैंसर हो रहा है, बताओ। उससे डेथ हो गई उनकी। तो वो चक्र तो है, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा भगवान कर क्या सकता है? जो सारे कर ही कुछ नहीं सकते। सिस्टम बनाया उसने, उस सिस्टम को कुछ कर ही नहीं सकता, बदल नहीं सकता। वो तो करेले के पेड़ पे आम उगा सकता है। वो यार अजीब आदमी यार, तुम बेवकूफ बात कर रहे हो। करेले पे आम कैसे होगा? वो तो फिर तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है? कुछ नहीं करता ना, वाकई ना, वो करेगा नहीं। अगर मोदी जैसे अपनी माँ के मरने पे जुलूस निकाल लेगा, तो इसका मतलब उसमें प्रभु का तत्व घटता जा रहा है, उसमें अहम आ गया। यही तो छोड़ना ना, काम क्रोध मद लोभ। मद कि मेरी माँ मरी है, हल्ला होना चाहिए। जैसे नेहरू जी की गर्लफ्रेंड मरी थी, तो भारत देश का झंडा जो है झुका दिया गया था एक दिन के लिए, और आंटी माउंटबेटन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अहम है हमारा। समझ रहे मेरी बात को? प्लीज, पता नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ रहे कि इसको हमें डाउन कैसे करना है। जब इसको डाउन कर लेंगे तो फिर जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको वैसे ही चलने देंगे, क्योंकि वो मैंने ही तो बनाया था। वो बनाने वाले मैं ही था, मैं ही उसमें दखल कर दूं, फिर क्या बता। मतलब टीवी बनाया, टीवी में ही मैं पुर्जे बदलने लग जाऊंगा, फिर कैसे गाड़ी चलेगी? फिर टीवी चलेगा कैसे भाई? वो टीवी चलता क्यों, हम कर लेंगे डिस्कस। तो रिप नहीं लिखना। अब जो मोहम्मद है उसने कहा था मेरे मरने के 100 साल के बाद फैसले की घड़ी आएगी, नहीं आई आज तक। सर आत्मा और मन अलग है क्या? है? आत्मा और मन अलग है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है। आत्मा और मन अलग है, बिल्कुल। आत्मा, मन जो है आत्मा कैरी करती है उसके ऊपर। जब हमारे मन में कोई इच्छा है वो रह गई, आत्मा रिलीज हो गई, तो आत्मा के ऊपर एक सॉफ्टवेयर और जो है जुड़ जाता है वो मन का। अब वो भटकेगी, उस मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसको शरीर चाहिए।
इसीलिए कहते हैं कि आखिरी समय पे जो भी इच्छाएं हैं वो बताओ कंप्लीट करते हैं आपकी। आम खाना है, फलाना करना है, ढिमकाना है, मर्सिडीज चाहिए, फलाना चाहिए, जी ढिकाना, जो भी चाहिए whatever। वो आखिरी इच्छा यही है कि पप्पू बन जाए प्रधान, तो फिर तेरे को जन्म लेना ही पड़ेगा। मतलब वो वाली बात। तो जो जो ये होगी, क्या नाम है, रिप है, जो न्यूटन ने कहा कि 1920 में जो है फिर फैसले की घड़ी आएगी, 1920 में भी नहीं आएगी। तो सब अपना अपना हिसाब लगाए जा रहे हैं कि भाई आएगी आएगी, तो ये अब्राहमिक लोग जो है लगाए जा रहे हैं हिसाब किताब, लेकिन वो आती नहीं है, ना कभी आएगी। उनकी वाली नहीं आएगी। कोई प्रलय आती हो मुझे पता नहीं है भाई, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो आया था मायन कैलेंडर आ गया 1914 में दुनिया खत्म हो जाएगी, वो उन भी 2014 में नहीं खत्म हुई। तो वो सब मुझे उसका आइडिया नहीं है क्यों वो ड्रामे करते हैं। मायन कैलेंडर वो हल्ला ज्यादा होता है, बस ज्यादा ना। तो रिप नहीं लिखना, ठीक है। अनदर मतलब थिंग वो हमने अभी समझी है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी ज्योतिष की पढ़ाई, ठीक है। तो जब भी अब आगे क्लास होगी तो 2 में डिवाइड होगी क्लास, 1 घंटा और 1 घंटा, ये 2 घंटे क्लास। 1 घंटा होगी मैथमेटिक्स की, 1 घंटा होगी फलित पे। तो कैसे मैं दिया, तो ज्योतिष के 2 अंग हैं, एक कहते हैं गणित उसको, और एक फलित। तो एक गणित पे होगी, एक फलित पे होगी। तो गणित पे होगा हमारी एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र और मैथमेटिक्स। इस पे होगा उसका निकलता हुआ लॉजिक, जो एस्ट्रोलॉजिक का नाम है वैसे। तो लेकिन समझना तो पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दी ईश्वरीय ज्ञान ज्योतिष। तो कभी मैं मुंह से ज्योतिष बोल दूंगा, कभी एस्ट्रोलॉजी बोल दूंगा, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। मतलब कहने का मतलब है कि वो दोनों शब्द चलते हैं, चलन है उनका। सब्जेक्ट तो वो ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं, एंड में हमें गाइड वो चीज पता चल जाएगी कि तो ज्ञान तो ये ईश्वरीय है। तो मेरे को 5 मिनट का अवकाश दे दें, आप भी 5 मिनट अवकाश ले लीजिए, फिर कार्य शुरू करते हैं।